बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अशाम गोरी और आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जो ना फर्स्ट ईयर का है ना ये सेकंड ईयर का टॉपिक है। ये एक हायर लेवल का टॉपिक है जिसका नाम है डक्ट फ्लो ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड्स। तो ये जो टॉपिक है इसके अंदर हमारा मेन टारगेट जो है, मेरा जो मेन टारगेट है वो है डेरिवेशन आपकी कंप्लीट करवाना, क्योंकि ये डेरिवेशन काफ़ी लंबी है और इसके अंदर कुछ स्टेप्स है जो काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट हुए हुए। और ये जो मैं बुक को फॉलो कर रहा हूँ दैट इज जेम्स स्मिथ, और आपको बुक नजर आ रही होगी तो देख लीजिएगा। तो ये बुक है और इसके अंदर आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 7 एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो उसका एक पहला टॉपिक है जहाँ पे हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन जो हमने पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहला मेन पॉइंट यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि थर्मोडायनेमिक्स दस प्रोवाइड इक्वेशंस that interrelate the changes in the pressure, velocity, cross-sectional area, enthalpy, entropy and specific volume। तो इनमें आने वाले चेंजेस को हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। उसके बाद इसकी जो हमारी इक्वेशंस है वो हमें बताएंगे, इनका रिलेशन वो भी हम देखेंगे भी थोड़ी देर में। जब हम डेरिवेशन कंप्लीट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हम इसको अप्लाई करेंगे नोजल्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम देखेंगे। उसके बाद आगे दूसरी, अब हम डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले ये जानने के डक्ट क्या होता है। तो स्टूडेंट अगर आप इसको नेट पर सर्च करेंगे कि डक्ट क्या है तो आपको पता चलेगा कि ये तो एक फ्लो करवाने के लिए जो रास्ता होता है, पैसेज होता है, उसे हम डक्ट कहते हैं। जो हमारे घरों में भी होता है डक्ट, जो आपने देखा होगा जहां से एयर पास कर रही होती है। तो यहां से किसी भी फ्लूइड को आपको मूव करवाना, जैसे कि एक पाइप है वो भी एक डक्ट का ही काम करता है। तो हम यहाँ डील करेंगे दूसरी बात, कंप्रेसिबल फ्लूइड्स। कंप्रेसिबल फ्लूइड्स आप सब जानते हैं गैसेस जो है वो कंप्रेसिबल फ्लूइड की कैटेगरी में आती है। लिक्विड भी आते हैं लेकिन लिक्विड हम ज्यादातर इनकंप्रेसिबल मानते हैं। तो कंप्रेसिबल से ज्यादातर हमारा यही होता है कि हम गैस के बारे में डीलिंग करें। तो यहाँ पे हमने कंसीडर क्या किया हुआ है, एक एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक से मुराद कि ना सिस्टम में से कोई हीट जाएगी, ना इन होगी, ना आउट होगी। इसका मतलब Q जीरो हो जाएगा, चेंज इन हीट जीरो हो जाएगा। और दूसरा स्टेडी स्टेट, इसका मतलब हमारे जो वेरिएबल्स होंगे वो टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होंगे। एंड वन डायमेंशनल फ्लो, इसका मतलब हमारा जो कोई भी चीज फ्लो कर रही है वो एक ही डायमेंशन में करेगी, या तो वो एक्स एक्सिस में करेगी, या वो वाई एक्सिस में करेगी, या वो जेड एक्सिस में करेगी। फ्लो वन डायमेंशनल होगा। उसके बाद आगे लिखा हुआ है इन द एब्सेंस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इन द एब्सेंस ऑफ शाफ्ट वर्क एंड चेंजेस इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये है कि इस दौरान शाफ्ट वर्क कोई प्रोड्यूस नहीं होगा, शाफ्ट वर्क जीरो। और इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो जिस वजह से ये दोनों फैक्टर भी एब्सेंस होगी, इनके पास यहाँ पे मौजूद नहीं होंगे। तो अब हम अपना काम, अपने डेरिवेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट कहां से लेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे एनर्जी बैलेंस। स्टार्टिंग पॉइंट याद होना चाहिए, एनर्जी बैलेंस लगाएंगे, क्योंकि मैंने बताया प्रोसेस क्या है, स्टेडी स्टेट। तो हम यहाँ एनर्जी बैलेंस तो अप्लाई करेंगे लेकिन स्टेडी स्टेट प्रोसेस के लिए। और वो क्या होता है, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है चेंज इन H प्लस का इंथैल्पी प्लस का हाफ U स्क्वायर प्लस का ZG, ब्रैकेट जरा क्लोज कर दें तो ये बराबर आता है किसके, Q प्लस के W के, Q प्लस के W के। चले भाई, बेहतरीन हो गया। अब स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है और इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये वाला फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि चेंज लगा हुआ है, डेल्टा लगा हुआ है, चेंज। उसके बाद हमें बताया जा रहा है शाफ्ट वर्क नहीं होगा, शाफ्ट वर्क नहीं होगा। इसका मतलब ये हमारा W भी जीरो हो गया क्योंकि दिस इज अ शाफ्ट वर्क। और उसके बाद हमारे पास हीट जो है बताया जा रहा है, क्योंकि दिस इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस, तो हीट में भी कोई चेंज नहीं आने वाला। तो ये भी क्या हो जाएगा, इट विल अप्रोच टू जीरो। आई होप यहां तक की बात आपको एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई। अब बचा जो उसको लिखते हैं। तो यहां पे बचा कौन, एक बचा हमारे पास डेल्टा H इज इक्वल टू, उसके बाद ये प्लस का है उधर जाके माइनस का इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव हाफ डेल्टा, क्योंकि डेल्टा सिर्फ U के साथ ही आएगा। तो डेल्टा U स्क्वायर, मैंने सिर्फ क्या किया, डेल्टा जो था चेंज था ना, चेंज मैंने अलग अलग कर दिया। डेल्टा को एक दफा H के साथ भी लिख दिया और एक दफा U के साथ भी लिख दिया।
प्लस का था, वहां जाके माइनस का हो गया। अब यहाँ पे हमें इसको लिखना है डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर। डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इन डिफरेंशियल फॉर्म में इसको लिखेंगे कैसे? इन डिफरेंशियल फॉर्म इसको कैसे कन्वर्ट करना है मैं आपको बता देता हूं। वैसे आप लोगों को डायरेक्ट ही लिखिएगा, टाइम जाया नहीं करिएगा। तो इन डिफरेंशियल फॉर्म इसे कैसे लिखेंगे तो जरा देख लीजिएगा। डेल्टा एच को हम लिख देंगे, क्योंकि डिफरेंशियल फॉर्म में हम डेल्टा की जगह डी लिखते हैं, बहुत स्मॉल चेंज लिखते हैं, एंड माइनस का हाफ अपनी जगह पर, और डेल्टा की जगह क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, और ये आ गया यू का स्क्वायर। यहाँ पे क्योंकि डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से लिखना है ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन डेरिवेटिव तो है। सपोज कर लेते हैं कि डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से, सपोज कर ले ताकि आपको समझ में आए कहानी। एक्स की रिस्पेक्ट से, लेंथ की रिस्पेक्ट से, तो जरा देखिएगा। तो यू स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से, तो आपको पता ही है u के ऊपर x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पे पहले आप लगाते हैं पावर रूल। पावर रूल क्या होगा? u स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2u, और उसके बाद चेन रूल लगेगा। चेन रूल क्या कहता है? पावर की बेस का डेरिवेटिव अलग से ले लो, तो यहाँ पे हम ले लेंगे du बाय dx। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास फाइनल बचेगा u इंटू du एंड डिवाइडेड बाय dx, और यहाँ पे dh ओवर dx, और dx से dx काट दें बस। तो यहां से सिर्फ बचेगा कौन? dh इज इक्वल टू, देखिएगा यहां पर dh इज इक्वल टू नेगेटिव u इंटू du। आई होप यहां तक की बात क्लियर, बेहतरीन तरीके से एकदम क्लियर हो गई। तो यहां जाके स्टूडेंट यहां तक का काम कंप्लीट हुआ, और इसको हम कह देते हैं दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। चले भाई, यहां तक का काम हमारा कंप्लीट हो गया, पहली इक्वेशन डेवलप हो गई। चले भाई आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहां पर दूसरा स्टेप करने जा रहे हैं। दूसरा स्टेप है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन को अप्लाई करना। कंटिन्यूटी इक्वेशन कब अप्लाई की जाती है? जब मास कांस्टेंट होता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस करती है। कंटिन्यूटी इक्वेशन आपने फ्लूइड में पढ़ी होगी लाजमी। वो क्या कहता है फ्लूइड में? क्या हमने करी थी कि m1 at point 1 इज इक्वल टू m2 जो भी है बराबर होता है। तो यहां से हमने कहा था कि रॉ, इसको आप हम लोग निकालते हैं वैल्यू रॉ ए वी, रॉ 1 a1 और v1 इज इक्वल टू रॉ 2 a2 और v2। यहां पे हम वेलोसिटी को v नहीं लिखेंगे, u लिखेंगे, सही है ना? तो ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये आ गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास मास होता है वो कंजर्व रहता है। तो इसका मतलब रो a1 a2, इस पॉइंट पे देखो तो इस पॉइंट पे देखो, दोनों की वैल्यूज सेम आएंगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास डेंसिटी है, ये जो एरिया है, ये जो हमारा वेलोसिटी है, इनमें चेंज नहीं आ रहा होगा, इनका चेंज जो है जीरो। इसका मतलब इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि रॉ ए यू ये कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब चेंज नहीं हो रही, और चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर इनके अंदर डी लगा दूं, डेरिवेटिव लगा दूं, मतलब चेंज लगा दूं, तो हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन रॉ ए वी ए यू। तो ये तो चेंज नहीं आएगा क्योंकि कांस्टेंट, और चेंज क्या आना चाहिए? इनका चेंज जीरो आना चाहिए। आई होप यहां तक की बात क्लियर है। चेंज जीरो आना चाहिए। अब यहां पे हम डेंसिटी नहीं, स्पेसिफिक वॉल्यूम को यूज करेंगे। स्पेसिफिक वॉल्यूम को यूज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 ओवर रॉ। स्पेसिफिक वॉल्यूम और डेंसिटी का इनवर्स रिलेशन होता है। तो डेंसिटी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? 1 ओवर रॉ। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बन जाएगी ए यू ओवर वी इज इक्वल टू 0। आई होप यहां तक की बात क्लियर। तो आए जरा इसको जरा यहां पे अप्लाई करते हैं। तो डी इंटू ए यू ओवर वी बराबर आता है किसके? 0 के। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को बेहतरीन तरीके से क्लियर। अब इसके बाद जो मैं अगला स्टेप करने जाऊंगा, उसी वजह से मैंने ये काम किया। इसका जो अगला स्टेप में मैं जो करने जा रहा हूं उसका मतलब ये है क्योंकि मैं टाइम बचा रहा हूं। क्या बचा रहा हूं? टाइम। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इट इज ऑल्सो रिटन लाइक दिस। इट इज ऑल्सो रिटन लाइक दिस। कैसे? डी वी ओवर वी माइनस का डी ए ओवर ए माइनस का डी यू ओवर यू बराबर आएगा हमेशा 0। क्लियर आ गई बात? क्लियर हो गई। ये आया कैसे? ये देख लीजिए। डेरिवेटिव लेंगे, क्वोशंट रूल लगाएंगे पहले, उसके बाद फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इन दोनों पर, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट यहां मैंने लिखा हुआ वही रिजल्ट आएगा।
फर्क ये है कि यहाँ पे v माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो आप उसको उधर भेज देंगे तो ऑटोमेटिकली यही चीज आएगी। तो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ मैंने x की रिस्पेक्ट से लिया ताकि x बाद में कट जाएगा, क्योंकि यहाँ हम किसी की रिस्पेक्ट से नहीं ले रहे। तो ये देख लीजिएगा, कोई आसान मुश्किल काम नहीं है, इसलिए करवा दिया कि किसी को कोई स्टेप में मसला है वो देख लीजिएगा, इसको सुकून से समझ में आ जाएगा, यही चीज आने वाली। चले भाई, यहाँ तक की बात क्लियर। ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट, दूसरा स्टेप कंप्लीट। इसको हम कह देते हैं अवर इक्वेशन नंबर 2, अवर इक्वेशन नंबर 2। अब आता है तीसरा काम। अब यहां यूज करेंगे फंडामेंटल इक्वेशन, यूजिंग फंडामेंटल इक्वेशन। क्या है हमारे पास फंडामेंटल इक्वेशन? DH इज इक्वल टू TDS प्लस का VDP। दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन। ये आपको अपनी बुक में मिल भी जाएगी, ढूंढ लीजिएगा। इसी टॉपिक के अंदर बुक से देखेंगे तो आपको रेफरेंस बता दिया जाएगा ये कहां पर है और कहां कैसे ड्राइव हुई है। अभी हम फिलहाल इसको ड्राइव नहीं करेंगे, हमारा सिर्फ और लेना देना इससे लेना देना, तो हम फिलहाल इसको यूज करेंगे। अब यहां पर ये हमारी बनेगी इक्वेशन नंबर 3। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। चलिए भाई, यहां तक की बात एकदम क्लियर हो गई। अब करना क्या है? तो यहाँ पे अगर आप जरा गौर फरमाएं तो यहाँ पे हमारे पास DH बराबर आया TDS प्लस के VDP। हमें यहाँ पे वैल्यूज को निकालना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ एक स्टेप और करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हम स्पेसिफिक वॉल्यूम, जो मैंने आपको बताया V है, कैपिटल V, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड एंट्रोपी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इस बात को। हम क्या करने जा रहे हैं? हम स्पेसिफिक वॉल्यूम को लिखेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ सॉरी, इसको हम एज अ फंक्शन लिखेंगे। स्पेसिफिक वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड एंट्रोपी। तो हम इसको अब लिखेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम को एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड एंट्रोपी। कैसे लिखना है जरा देखिएगा। सबसे पहले लिखते हैं DV, स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम लिखेंगे एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड एंट्रोपी। तो जरा देखिएगा कैसे लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लगाएंगे ब्रैकेट, उसके बाद डावा का यूज करना है। ये आ गया डावा, पार्शियल डेरिवेटिव है किसका? स्पेसिफिक वॉल्यूम का। तो यहाँ पे लेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम, एक दफा लेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो ये आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो याद रखिएगा, जब प्रेशर लिखेंगे तो याद रखिएगा एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी और बाहर आएगा DS। उसके बाद लगाएंगे प्लस, उसके बाद वापस ब्रैकेट, वही डावा V ओवर। अब यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्ट से लेंगे? एंट्रोपी आ जाएगा। और इस वक्त कांस्टेंट किसको रखेंगे? प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, और साथ यहाँ जाएगा DP। आई होप यहां तक की बात आपको एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई। इसको हम कह देते हैं दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4। चले भाई, अब सर करना क्या? बहुत ध्यान से सुनिएगा, करना क्या? इन इक्वेशन को यूज करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। पहले हम इक्वेशन बनाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे मसला क्या सुनिएगा। यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिखा, क्या फायदा क्या हुआ? क्योंकि हम DV की वैल्यू निकालेंगे। अब DV को ऐसे लिख के हम DV की वैल्यू निकालेंगे, तो जरा सुनिएगा, यहाँ पे हमारे पास डावा V ओवर डावा P की वैल्यू चाहिए। दूसरी बात, हमें डावा V ओवर डावा S की वैल्यू चाहिए एट कांस्टेंट प्रेशर, ये चाहिए हमें एट कांस्टेंट एंट्रोपी। तो पहले हम एक एक करके इन दोनों की वैल्यूज निकालते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 4 में डालेंगे। उसके बाद हमारी एक नई इक्वेशन बनेगी जिसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 5। तो आज जरा इस काम को अंजाम देते हैं। तो ये आपको नजर तो आ रहा है क्लियर तरीके से? हाँ, बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम काम किसके लिए कर रहे हैं? अब यहाँ हम निकालेंगे वैल्यूज। किसकी वैल्यूज निकालेंगे? पहले निकाल लेते हैं डावा V ओवर डावा S। तो यहाँ पे हम पहले काम कर लेते हैं फॉर डावा V ओवर डावा S एट कांस्टेंट प्रेशर। चले भाई, बेहतरीन हो गया। अब इसके लिए आपको कुछ बातें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। स्टेप मत बढ़ाइएगा, कोशिश कीजिएगा, सुनिएगा। हमें चाहिए डावा V ओवर डावा S। हमें क्या चाहिए? डावा V ओवर डावा S।
तो ये हमें डायरेक्टली नहीं मिलता, ये बड़ी परेशानी, ये हमें डायरेक्टली नहीं मिलता, तो फिर हम इसके लिए इनडायरेक्ट काम करेंगे, इनडायरेक्ट काम करेंगे। तो जरा देखिएगा, हमारे को यहाँ पे कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है इसको लाने का, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, डावा वी ओवर डावा एस को हम ऐसे लिख देते हैं ताकि हमारी जिंदगी क्या हो जाए, आसान। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि डावा वी ओवर डावा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, यहां पे प्रेशर कांस्टेंट रखना है, एक बात का खास ख्याल रखना है। उसके बाद आगे देखें, डावा टी ओवर डावा एस एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या मैंने कोई मसला किया है इसके अंदर? आप बोलेंगे सर नहीं, क्यों? क्योंकि ये भी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये भी एट कांस्टेंट प्रेशर, डावा टी से डावा टी कैंसिल हो जाएगा, वापस हमें मिल जाएगा डावा वी ओवर डावा एस। फायदा क्या हुआ? फायदा ही फायदा हो गया। फायदा ये हो गया कि हमें डावा वी ओवर डावा टी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, वो मैं अभी आपको बताता हूं। और दूसरा, डावा टी ओवर डावा एस भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, वो अभी देखिएगा। पहले हम निकालते हैं डावा वी ओवर डावा टी किसके बराबर होगा। डायरेक्ट लिखूंगा, डायरेक्ट, टाइम बचाएंगे, जिंदगी को आसान करेंगे। तो डावा वी ओवर, इसके लिए मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कैसे वैल्यू निकाल रहा हूं। जरा देखिए, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसका नाम है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, सेकंड ईयर के अंदर, जिसमें हमने पढ़ा था कि चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन इनिशियल वॉल्यूम। इसको कंबाइन किया था तो आपके पास इक्वेशन आई थी, डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी डेल्टा टी। आई होप ये इक्वेशन आपको याद होगी बेहतरीन तरीके से। अब हम इसको लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो क्या बन जाएगी, डावा वी इज इक्वल टू बीटा वी डावा टी। तो यहां से हमें तो सिर्फ चाहिए डावा वी ओवर डावा टी, तो यहाँ पे डावा वी ओवर डावा टी किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा बीटा इंटू वी। तो यहां से हम लिख देंगे कि डावा वी ओवर डावा टी बराबर आ जाएगा किसके, बीटा इंटू वी के। ये मसला तो हल हो गया, एक मसला हल हो गया, एट कांस्टेंट प्रेशर। चले भाई, एक बेहतरीन बात हो गई। आगे बात सुनिएगा, आगे लिखा हुआ डावा टी ओवर डावा एस को कैलकुलेट करो। चले भाई, उसके लिए भी जरा सोचते हैं क्या करना है, इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कैसे आया ये। चले भाई, डावा टी ओवर डावा एस की बारी आ गई। डावा टी ओवर डावा एस को कैलकुलेट करने के लिए हमें यूज किसको करना है, डावा टी ओवर डावा एस। कहाँ देखा है, सोचें पहले। डावा टी ओवर डावा एस डायरेक्ट तो नहीं आएगा, आए जरा इधर आ जाए। किसको कांस्टेंट रखा हुआ है, प्रेशर को। क्या अभी तक हमने कोई ऐसी इक्वेशन देखी, अभी तक हमने शुरू से लेके ऐसी कोई इक्वेशन देखी जिसके अंदर टेम्परेचर भी हो, जिसके अंदर एंट्रोपी भी हो, जिसके अंदर प्रेशर भी हो? तो आप बोलेंगे सर ये रही इक्वेशन नंबर 3। इसके अंदर हमारे पास एंट्रोपी भी है, टेम्परेचर भी है और प्रेशर भी। तो यहां से हम क्या करने जा रहे हैं, यहां से हम कैलकुलेट करेंगे डावा टी ओवर डावा एस को। सो आए जल्दी से, अब हम यहाँ पे काम कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 को हम यूज करेंगे। तो यूजिंग इक्वेशन 3 in the form of partial differentiation, क्योंकि हमारा लेना देना पार्शियल डिफरेंशिएशन से है, तो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन में यूज करेंगे इसको। और याद रखिएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर पर यूज करेंगे। आई होप यहाँ तक की बात आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब स्टूडेंट, प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब चेंज इन प्रेशर 0 होगा, और चेंज इन प्रेशर 0 होगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे v से, ये भी 0 होगा। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी डावा, क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ डावा h बराबर आ जाएगा किसके, t डावा s के। आई होप यहां तक की बात बेहतरीन तरीके से क्लियर होगी। अब जरा देखें, यहाँ पे हमें लेना देना है डावा टी ओवर डावा एस से। तो यहाँ इस पूरी इक्वेशन में डावा टी तो है ही नहीं, तो क्या करते हैं, एक काम करते हैं, छोटा सा प्यारा सा काम। तो यहाँ पे हम करते हैं, इससे पहले मैं क्या करता हूँ, जरा सुनिएगा बात को। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं हीट कैपेसिटी की। चले आप इसको क्या करें, काम करें। आप बोलेंगे सर कि यहाँ पे तो हमें टेम्परेचर नजर नहीं आ रहा, हमें खुशी नहीं हो रही, तो अभी खुशी करवा देता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हैं। एक और काम, अब यहाँ पे हम यूज करते हैं हीट कैपेसिटी को। किसको यूज करेंगे, हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज,
हीट कैपेसिटी तो आपने पढ़ी होगी सबने। हीट कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं हम? हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज, तो यहां पर हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन होती है अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे सुनिएगा, यहां पे हीट की जगह पे कौन आएगा? यहां पे हीट की जगह पे आएगा, यहां पे हीट की जगह पे आएगा एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। आई होप यहां तक की बात क्लियर बेहतरीन तरीके से। और ये काम हम करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। आई होप यहां तक की बात करिए बेहतरीन तरीके से। यहां से डावा एचपी निकाल लो जरा, ये भी डावा एचपी है, तो यहां से हम जरा क्या करते हैं, डावा एचपी जरा निकाल लेते हैं। तो डावा एचपी जरा आप यहां से निकालेंगे तो डावा एचपी बराबर आ जाएगा सीपी इंटू डावा टी के। यहां तक की बात क्लियर? या तो आप एक और काम भी कर सकते हैं, आप लोग एक और काम भी कर सकते हैं। वो क्या है कि आप क्या करें, इस इक्वेशन को जरा देखिएगा, मैं यही कर देता हूं, इस इक्वेशन को डिवाइड करवा दें, इस इक्वेशन को डिवाइड करवा दें किससे? टेम्परेचर से। किससे डिवाइड करवा दें? टेम्परेचर से, डावा टी से। तो यहां पे ये बन जाएगा टी इंटू डावा एस ओवर डावा टी। आई होप यहां तक की बात क्लियर है बेहतरीन तरीके से। सही है, ये इक्वेशन आपके सामने आ गई। अब जरा देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, उसमें देखिएगा डावा एचपी, वो एचपी से कंफ्यूज नहीं होइएगा, कांस्टेंट प्रेशर है। इसकी राइट, इसकी लेफ्ट साइड और जरा देख करिएगा इसकी राइट साइड, दोनों बराबर नहीं हो गई? तो आप बोलेंगे सर बराबर हो गई। तो ये हम इसको क्या करते हैं, इसको आप एक नाम दे दें इक्वेशन का, इक्वेशन, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन ए का, इसे आप नाम दे दें इक्वेशन बी का। क्लियर हो गई यहां तक की बात? इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे, तो कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, इन दोनों इक्वेशन को जरा कंपेयर कर लें क्योंकि दोनों की एक साइड बराबर है। तो यहां पे टी, देखिएगा टी डावा एस ओवर डावा टी, ये बराबर किसके आ जाएगा? सीपी के बराबर आ जाएगा। यहां तक की बात क्लियर बेहतरीन तरीके से। अब यहां से हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए डावा टी ओवर डावा एस, हमें डावा टी ओवर डावा एस चाहिए, ना कि डावा एस ओवर डावा टी। तो यहाँ पे डावा टी डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, डावा एस मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड, रेसिप्रोकल करते हैं, यहाँ ये मल्टीप्लाई, यहाँ के क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो यहाँ पर ये हो जाएगा टी डिवाइडेड बाय सीपी इज इक्वल टू डावा टी ओवर डावा एस। आई होप यहां तक की बात क्लियर बेहतरीन तरीके से। तो यहां जाके स्टूडेंट हमारे पास यहां पर डावा टी ओवर डावा एस आ गया, और यहां से हमारे पास डावा वी ओवर डावा टी भी आ गया एट कांस्टेंट प्रेशर। आई होप यहां तक की बात क्लियर बेहतरीन तरीके से। चले भाई, तो यहां पर जाके हमारे पास दोनों चीज आ गई। अब क्या करें, अब रह कौन गया? ये हमारे पास डावा वी और डावा एस की वैल्यू निकालनी है। तो डावा वी ओवर डावा एस की वैल्यू निकालने के लिए हम इन दोनों वैल्यूज को इसके अंदर रख देंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से। तो यहाँ पर ये बोर्ड तो फुल हो गया, इसे नोट करें, उसके बाद हम वापस कंटिन्यू करते हैं वहां से। डेरिवेशन काफी लॉन्ग है, लेकिन अगर आप हर स्टेप को समझ के करेंगे तो ये डेरिवेशन कभी भी तंग नहीं करेगी। स्टेप को याद रखिएगा, डेरिवेशन कहाँ से स्टार्ट हुई है, और ये इक्वेशन जो मैंने आपके सामने बनाई है इन्हें भी याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। तो आए जरा आगे कंटिन्यू करते हैं। चले, मैंने सोचा थोड़ी जगह तो है यहाँ पर, एक काम तो यहीं पे खत्म कर दूं, डावा वी ओवर डावा एस की वैल्यू तो कम से कम यहाँ निकाल दूं। तो जरा देख लीजिएगा, तो होगा क्या, इस इक्वेशन को आप नाम दे दीजिएगा इक्वेशन ए का, सॉरी अल्फा का, अपनी मर्जी है, कोई नाम देना चाहे दे दें, इसको इक्वेशन अल्फा का नाम दीजिए। तो यहाँ लिख दें नाउ इक्वेशन अल्फा बिकम्स, चले भाई बेहतरीन बात है। डायरेक्ट अगर आपको ये रिलेशन याद है, डायरेक्ट आपको पता है कि टी ये किसके बराबर होता है, तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, अगर ये स्टेप नहीं दिखाने मत दिखाएं, कोई मसले वाली बात नहीं। डायरेक्ट ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए कि सीपी बराबर होता है टी इंटू डावा एस ओवर डावा टी के। डायरेक्ट ये याद है, पर इसी को रीअरेंज करें, हो गया काम। ये फालतू गिरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसलिए बताया कि डायरेक्ट इक्वेशन यूज करूं तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। करने की जरूरत नहीं है, करना चाहे कर लें, अच्छी बात है, लंबा होगा काम, है ना। नहीं करना चाहते डायरेक्ट ये याद होना चाहिए, बस खत्म हो गया कहानी। चले भाई आगे देखें। तो यहाँ पर इक्वेशन अल्फा क्या हो जाएगा, चेक करें, डावा वी ओवर
डावा वी ओवर डावा एस एट कांस्टेंट प्रेशर, डावा वी ओवर डावा टी एट कांस्टेंट प्रेशर पर हमारे पास वैल्यू आई थी बीटा इंटू वी, और डावा टी ओवर डावा एस की वैल्यू एट कांस्टेंट प्रेशर निकल के आई टी ओवर सीपी। तो यहां जाके स्टूडेंट हमने एक वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली। अब रह कौन गया, इधर आ जाए जरा, ये तो कैलकुलेट हो गया। अब ये रह गया डावा वी ओवर डावा पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी। अब जरा आए इसको उस बोर्ड पे जाके इसे ड्राइव करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे हम निकालने जा रहे हैं डावा वी ओवर डावा पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी। बहुत आसान है। यहाँ पे हमारा देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आ रही है हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास प्रेशर आ रहा है, और यहाँ पे हम यूज किसको करेंगे, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे स्पीड ऑफ साउंड को। किसको यूज करेंगे, स्पीड ऑफ साउंड। और आपको पता है स्पीड ऑफ साउंड का एक जनरल फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ साउंड इन अ फ्लूइड। मीडियम कौन है यहाँ पर, मीडियम हमारा कौन है, फ्लूइड, इज गिवन बाय। स्टूडेंट याद है आपको, अगर याद है हो तो, अगर आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एक फॉर्मूले पढ़े थे, एक था न्यूटन का फॉर्मूला, एक था लेप्लास का फॉर्मूला। अभी हमारा इन दोनों से कोई ताल्लुक फिलहाल नहीं है, हमारा ताल्लुक है तो स्पीड ऑफ साउंड के जनरल फॉर्मूले से जो पहले ही हमें पता था। तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट इलास्टिक ई डिवाइडेड बाय रॉ। सुनिएगा बहुत ध्यान से, ई डिवाइडेड बाय रॉ। ये क्या होता है, ये आपका डिपेंड करता है कौन सा मीडियम। अगर सॉलिड मीडियम है तो ई रिप्लेस हो जाता है यंग मॉड्यूलस से। अगर लिक्विड है, मीडियम क्या है, लिक्विड है या फिर गैस है, तो फिर हमारा ई जो है ये रिप्लेस हो जाता है बल्क मॉड्यूलस से। सुनते जाइएगा कहानी, तो ई किससे रिप्लेस हो जाता है, बल्क मॉड्यूलस से। सुनते जाइएगा बहुत ध्यान से। तो यहाँ फ्लूइड का जिक्र है ना, फ्लूइड में हम किस किस की बात करते हैं, फ्लूइड में हम पढ़ते हैं लिक्विड और गैस। तो यहाँ पे इसकी वजह से स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला फ्लूइड में क्या होता है, बी मतलब बल्क मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय रॉ। सुनते जाइएगा कहानी। अब यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड को हमने स्मॉल सी का नाम दिया हुआ, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था 1/, मतलब मैंने आपको बताया था जो हमारे पास v होता है ना, v स्पेसिफिक वॉल्यूम, वो बराबर होता है 1/ρ के। और यहाँ पे एक और काम सुनिएगा, अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं तो ये रूट हट जाएगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, ये रूट हटा दें, स्क्वायर कर दिया, रूट हट गया। तो यहाँ पे 1/ρ जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये तो स्पेसिफिक वॉल्यूम के बराबर है। और ये जो b है बल्क मॉड्यूलस, इसका फॉर्मूला होता है माइनस का स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, डेल्टा पी। तो डेल्टा की जगह हम यहाँ यूज करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी ओवर वी। इसे हम कहते हैं स्ट्रेस, और ये कहा जाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। डेल्टा वी ओवर वी को हम फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम भी कहते हैं। अब यहाँ पे डेल्टा नहीं लगाऊंगा, मैं क्या लगाऊंगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब ये। तो यहाँ पे हम डेल्टा की जगह यूज करेंगे डावा। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर। ये v यहाँ डिवाइड, यहाँ से जाके v से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा v स्क्वायर माइनस का डावा p ओवर डावा v। आई होप ये फॉर्मूला आपको एकदम 100% क्लियर हो चुका है कैसे आया। अब मुझे आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे, आपकी मर्जी है, जितने चाहे स्टेप आप इंक्रीज करें, जितने ज्यादा स्टेप इंक्रीज करेंगे और मुश्किल होगी। तो आपको इस साइड में काम करें और डायरेक्ट लिख दें। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखें। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिखेंगे, हमारी रिक्वायरमेट के लिए जो फॉर्मूला में चाहिए था वो स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला निकल के आया कि सी स्क्वायर बराबर होता है किसके, सी स्क्वायर बराबर होता है किसके, नेगेटिव वी स्क्वायर गामा, सॉरी पार्शियल डिफरेंशिएशन ही आ गया, पी डिवाइडेड बाय डावा वी। आई होप यहां तक की बात एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर होगी एट कांस्टेंट एंट्रोपी। चले भाई, अब यहाँ पे हमें निकालना क्या था, डावा वी ओवर डावा पी, मतलब हमें डावा पी ओवर डावा वी नहीं निकालना। सुनिएगा जरा, तो यहां से जरा सुनिएगा, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो, चले इसको छोड़ें, हमें यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल चाहिए ना, तो डावा वी को वहां भेजे, तो यह आ जाएगा डावा वी इधर आ गया, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो गया डिवाइड, और ये कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू नेगेटिव वी स्क्वायर अपनी जगह पर, सी स्क्वायर या मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो गया। हमारे पास
डावा वी ओवर डावा पी की वैल्यू एट कांस्टेंट एंट्रोपी मिल गई बेहतरीन तरीके से, प्यारे तरीके से। अब हमारे पास सुनते जाइएगा बहुत ध्यान से, नोट करिएगा चीजों को। अब यहां पर हमारे पास, यहां जाए, यहां पे हमारे पास डावा वी ओवर डावा पी भी आ गया। अब हमारे पास डावा वी ओवर डावा एस भी आ गया। तो इन दोनों की जो वैल्यूज आई हैं इनको इस इक्वेशन में समराइज कर देते हैं। तो यहाँ पे नाउ नाउ सुनते जाइएगा, नाउ इक्वेशन 4, कौन सी इक्वेशन थी? 4। तो इक्वेशन 4 बिकम्स, इक्वेशन 4 बिकम्स, तो यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, dv बराबर आ जाएगा किसके? dv बराबर आ जाएगा इज इक्वल टू डावा वी ओवर डावा पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी। वैल्यू क्या आई है? नेगेटिव वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, और आगे था डी एस, उसके बाद प्लस, उसके बाद प्लस, उसके बाद था डावा वी ओवर डावा एस एट कांस्टेंट प्रेशर। उसकी वैल्यू निकल के आई थी बीटा, बीटा वी टी ओवर सी पी, और उसके बाद क्या था? डावा, सॉरी डी पी। आई होप यहां तक की बात एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब सर क्या करें? अब जरा देखिए स्टूडेंट, थोड़ा गौर फरमाइएगा, यहां भी स्पेसिफिक वॉल्यूम का स्क्वायर है, यहां स्पेसिफिक वॉल्यूम है। हम क्या करते हैं? इस पूरी इक्वेशन को स्पेसिफिक वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पे जरा देखिएगा, डिवाइडेड बाय v, तो यहां पे हो जाएगा क्या? ये बन जाएगा dv को भी डिवाइड करवा देंगे v से, यहां से v स्क्वायर इसको डिवाइड कराएंगे v से, एक भी कट जाएगा, तो ये बनेगा माइनस का v ds ओवर c का स्क्वायर। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, माइनस का v ओवर c स्क्वायर इंटू ds प्लस का, इसको भी v से डिवाइड करेंगे तो v से भी कट जाएगा, तो बचेगा बीटा डी टी सी पी इंटू डी पी। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 5 का नाम, इक्वेशन नंबर 5 का नाम। आई होप यहां तक की बात क्लियर, एकदम बेहतरीन तरीके से। तो यहां जाके हमारी काफी हद तक डेरिवेशन कंप्लीट हो चुकी है स्टूडेंट। अब क्या करें सर? आए जरा देखते हैं। अब स्टूडेंट होगा क्या, सुनते जाइएगा। अब होगा ये, हमारे पास टोटल 4 इक्वेशन, 4 मेन इक्वेशन हमारी, 4 मेन इक्वेशन। इसको तो भूल जाए, इसको तो भूल जाए, 1 2 3 4, 4 मेन इक्वेशन। वेरिएबल्स कितने? वेरिएबल्स हमारे पास टोटल 6 है लगभग, काउंट कर लीजिएगा 6 आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास होगा क्या? अब हम इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले ये नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, देख लो एक दफा, आप लोगों को नजर आ रही है? चले भाई आपको बता दूं फिर करना क्या है, जरा देखें। यहां से हमारे पास देखें डीवी ओवर वी, डीवी ओवर वी, ये इक्वेशन बड़ी काम की है। डीवी ओवर वी की वैल्यू है क्या? बिल्कुल है, हम बहुत खुश हैं। डीए और डीए ओवर ए की वैल्यू निकालें ना निकालें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको छोड़ दें। बाकी बचा डी यू ओवर डी, सॉरी डी यू ओवर यू, इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास, अभी निकालते हैं, सबर करें। तो यहाँ पे होगा क्या? आप इक्वेशन नंबर 1 को देखें और इक्वेशन नंबर 3 को देखें, क्या इन दोनों की लेफ्ट राइट बराबर है? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल, दोनों की लेफ्ट राइट बराबर है, और जब लेफ्ट साइड बराबर है तो एक साइड बराबर है, तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो आए जरा इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं और इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे यहाँ पर उस वाले बोर्ड को मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि उसका काम खत्म हो चुका है। तो आए जरा वहां पढ़ते हैं। सो यहाँ पर स्टूडेंट आपके सामने आ गए, मैंने जैसा कि बताया था इक्वेशन 1 और 3 को कंबाइन कर देंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास नेगेटिव यू डी यू बराबर आ जाएगा किसके? टी डी एस प्लस के वीडीपी के। अब हमें तो चाहिए था डी ओवर डी यू, तो यहाँ पे हमने क्या किया? हमने देखा कि यहाँ पे इसके साथ एक u है और हमें नीचे u चाहिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया? पूरी इक्वेशन को u स्क्वायर से डिवाइड करवा दिया, तो एक u से एक u कट गया और नीचे बच गया एक u। इस तरीके से हमारे पास नेगेटिव du और du की वैल्यू निकल के आ गई। अब स्टूडेंट, अब हम सारी वैल्यू जो हमारे पास आ चुकी है, इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी भी पता है, और ये तो एज इट इज रहेगा। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में सबकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। लेकिन एक काम जरा सुनिएगा, यहाँ पे मुझसे गड़बड़ ये हो गई, सुनिएगा बहुत ध्यान से। गड़बड़ ये हो गई मुझसे स्टूडेंट कि यहाँ पे आना था P, यहाँ पे क्या आना था? P आना था। एक गड़बड़ हुई है, मैं सही करवा रहा हूँ, और यहाँ आना था S, तो ये गड़बड़ मुझसे हो गई है, तो आप देख लीजिएगा, सही है ना? तो यहाँ पर dv की जो वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पे पिछली वाले के अंदर, तो यहाँ पे मैं सही कर देता हूँ इस बात को, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को। तो इससे पिछली वाली जो इक्वेशन नंबर 5 है उसमें मैं ये गलती करेक्ट कर देता हूँ, तो कोई मसले वाला बड़ा मसला नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? चले भाई, कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई हमारी डेरिवेशन खराब नहीं हो गई।
बस थोड़ा सा मसला था इक्वेशन नंबर 5 में, जब हमने वैल्यू पुट करी थी तो बस मैंने वहां पे p की जगह p लिख दिया, s की जगह s। सही है, चले आगे बढ़ते हैं। तो अब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर dv ओवर v की वैल्यू जो हमने निकाली थी इक्वेशन नंबर 5 से, तो बता लिख रहा हूं यहां पर माइनस का v स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, माइनस का v डिवाइड बाय c स्क्वायर इनटू dp, बहुत ध्यान से देखिएगा, माइनस का dp प्लस का बीटा t ओवर cp इनटू ds। चले भाई यहां तक की बात क्लियर। उसके बाद माइनस का, अब पहले मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूं, माइनस का du ओवर du किसके बराबर है, प्लस के t ds ओवर u का स्क्वायर प्लस का v dp ओवर u का स्क्वायर एंड आगे बचा माइनस का dA ओवर a, तो ये आ गया माइनस का dA ओवर a और ये बराबर आ जाएगा किसके, 0 के। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, PP वालों में से कॉमन निकाले और DS वालों में से कॉमन निकाले। तो जरा देखें इस और इस टर्म में क्या कॉमन है, तो आप बोलेंगे सर VDP दोनों में कॉमन है, तो यहां से इन दोनों टर्म में से VDP को जरा कॉमन निकाले, तो VDP आ गया कॉमन, तो बचा क्या, इस टर्म में से बचेगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, और इस टर्म में से बचेगा 1 डिवाइडेड बाय u का स्क्वायर। चले भाई बेहतरीन होगा एकदम कहानी। आगे जरा देखिए इन दोनों टर्म में से ds वालों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक ds कॉमन आ रहा है, एक t कॉमन आ रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, प्लस का t ds को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो बचा क्या, बीटा डिवाइडेड बाय cp एंड इस टर्म में से क्या बच गया, प्लस का 1 डिवाइडेड बाय u का स्क्वायर। आई होप यहां तक की बात क्लियर। और बाकी बचा माइनस का dA ओवर a एंड इट इज इक्वल टू 0। आई होप यहां तक की बात क्लियर। आगे जरा देखें, अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहां पर सुनिएगा, एलसीएम नहीं लेते, एक और काम करते हैं, हमें यहां पर मैक नंबर चाहिए। क्या चाहिए, मैक नंबर। मैक नंबर क्या होता है जल्दी से बता देता हूं, मैक नंबर इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ साउंड। क्लियर है, तो इसको डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है मैक नंबर। मैक नंबर में अभी आपको थोड़ी देर में जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा तो मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा मैक नंबर क्या है। तो फिलहाल के लिए अभी याद रखें मैक नंबर क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड। चले भाई, इसका मतलब हमें u स्क्वायर ऊपर चाहिए, ताकि हमें इसको मैक नंबर बनाना है तो यहां u स्क्वायर होना चाहिए था, नहीं है, बनाएंगे ना, टेंशन किस बात की है। तो यहां जरा चेक करें, तो मैंने क्या किया सुनिएगा जरा ध्यान से। हमने क्या किया, u स्क्वायर नीचे से कॉमन निकाला, तो सुनिएगा बात को बहुत ध्यान से। हमने क्या किया, u स्क्वायर को नीचे से कॉमन निकाला, सुनते जाइएगा बात को। जब नीचे से u स्क्वायर को कॉमन निकाला तो इसके पास तो u स्क्वायर नहीं था, तो यहां पे होगा क्या, u स्क्वायर इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सुनते जाइएगा, तो मैंने क्या किया, नीचे से u स्क्वायर को कॉमन निकाला, पहले पॉजिटिव टर्म को लिखूंगा, तो 1 डिवाइड बाई u स्क्वायर तो निकल चुका है, तो सिर्फ इस टर्म में से बचेगा 1, आ गया 1। उसके बाद माइनस, अब मैंने बताया कि इसके पास u स्क्वायर नहीं था, तो ऊपर ये आएगा u स्क्वायर, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। अगर आपको चेक कर रहे हैं कि सही किया है कि नहीं किया, मल्टीप्लाई करवा लें, ऑटोमेटिकली वही आंसर आएगा। चले भाई आगे देखें, उसके बाद प्लस का, यहां तो बन नहीं रहा है ना, हम करते क्या है, फिर भी एक काम कर लेते हैं, इसमें से भी u स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, हमारा दिल चाह रहा है, तो t ds। चलें इसको फिलहाल नहीं छेड़ें, इसको फिलहाल छोड़ें, तो बीटा प्लस डिवाइडेड बाय, चले निकाल ही लेता हूं, मेरा दिल चाह रहा है। चले तो du स्क्वायर को मैं क्या निकाल लेता हूं, कॉमन निकाल लेता हूं, तो इसके पास तो u स्क्वायर नहीं था, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, u स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय cp प्लस का 1। आई होप यहां तक की बात क्लियर। माइनस का dA ओवर a एंड इट इज इक्वल टू 0।
पूरी इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यू स्क्वायर से, ताकि यू स्क्वायर खत्म हो जाए। तो मल्टीप्लाई बाय यू स्क्वायर, तो स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी इक्वेशन से यू स्क्वायर खत्म, तो यहां बचेगा वी डी पी। 1 माइनस का यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर क्या होता है, इट इज अ मैक नंबर। क्या है ये, इट इज अ मैक नंबर। चले भाई, उसके बाद प्लस टी डी एस, यू स्क्वायर खत्म, 1 प्लस का बीटा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी पी माइनस का डी ए ओवर ए इज इक्वल टू 0। चले भाई, यहां तक की बात भी क्लियर। अब क्या करें सर, तो अब यहां पर हम क्या करते हैं, सुनिएगा बात को। हम क्या करते हैं, यहाँ VDP की जो वैल्यू है ना, वो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं। अब आप बोलेंगे सर VDP की वैल्यू कहां से आएगी, VDP की वैल्यू यहां से आएगी। कहां से आएगी, यहां से आएगी। VDP की वैल्यू जरा यहां से निकालें, तो ये प्लस का TDS है, वहां जाके क्या होगा, माइनस का TDS। तो जरा चेक करिएगा, पुट VDP इज इक्वल टू माइनस का u इंटू डी यू माइनस का TDS इन अबव इक्वेशन, चले भाई, तो होगा क्या, जरा चेक करिएगा। VDP की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का u इंटू डी यू। बहुत अच्छा, यहाँ पे एक काम और करता हूं, बड़ी पंचायत हो गई यहाँ पे, बड़ी पंचायत हो गई है ना। VDP को मैं यहां से हटा ही देता हूं, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा और बड़ी मुश्किलात हो जाएगी। हम क्या करते हैं, एक काम ये करते हैं, इस स्टेप को करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे को लग रहा है एक स्टेप हम और कर लेते हैं, ताकि ये जो स्टेप है ना, हमें कंफ्यूज ना करे। सुनिएगा, अगर सिर्फ यहाँ VDP होता तो हमारी जिंदगी एकदम आसान होती। ये 1 माइनस का n और एक और गलती, हमारे पास मैक नंबर का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो इन दोनों पे स्क्वायर भी तो था, तो मैक नंबर पे भी तो स्क्वायर आएगा। आप भी बोल रहे होंगे, चले भाई, मैं क्या बोल रहा हूं, हमें तो सिर्फ VDP की वैल्यू पुट करनी है ना इसके अंदर, हम इसको रिप्लेस करवा रहे हैं। ये जो 1 माइनस का m स्क्वायर है हमें तंग कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको 1 माइनस के m स्क्वायर को खत्म करते हैं। कैसे, इस पूरी इक्वेशन को 1 माइनस के m स्क्वायर से डिवाइड करवा देते हैं। चले भाई, बेहतरीन काम हो गया। और एक और गलती मुझसे ये हुई कि मैंने पूरी इक्वेशन को यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था ना, तो ए से भी तो होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा किससे, यू स्क्वायर, इससे भी होगा। चले भाई, चले, हो जाती है गलती कभी कभी। चले, तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवाएं किससे, 1 माइनस के m स्क्वायर से। चले भाई, तो होगा क्या, यहां से 1 माइनस के m स्क्वायर खत्म, तो VDP प्लस का क्या होगा, TDS डिवाइडेड बाय 1 माइनस का m स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस का बीटा u स्क्वायर ओवर CP। उसके बाद माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस का m स्क्वायर इंटू DA ओवर A इज इक्वल टू 0। अब VDP की वैल्यू जो मैंने आपको बताया था वो इसमें पुट करेंगे, तो ये काम अब हम करेंगे वो वाले बोर्ड पे। चले भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे VDP की वैल्यू आएगी माइनस का UDU माइनस का TDS। अब आप इक्वेशन में हमने पुट कर दी, तो हुआ क्या, VDP की जगह पे आ गए, इसकी वैल्यू ये रही, बाकी सब एज इट इज है जैसा हमने छोड़ा था। अब सुनिएगा, इसमें भी TDS, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से TDS को प्लस के TDS को कॉमन निकाल लेते हैं। ये आ गया कॉमन, एक ये था, ये आ गया, इसको सॉल्व कर लिया मैंने डायरेक्ट। कैसे है वो देखें जरा, टाइम बच गया, मतलब इतने सारे स्टेप करने पड़ते हैं, जिंदगी मुश्किल हो जाती है बहुत ज्यादा। तो जरा चेक करिएगा, इस टर्म में से ये बचेगा, ये आ गया, और इस टर्म में से क्या बचेगा, माइनस का 1, तो ये आ गया माइनस का। अब यहां लेंगे एलसीएम, तो 1 माइनस का m स्क्वायर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, सही है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अब प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, और बच गया बीटा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय CP प्लस का m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस का m स्क्वायर। यही आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। आई होप ये बात आपको एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है। अब स्टूडेंट, हमारी ये इक्वेशन कंप्लीट हो गई है, बस कंप्लीट हो गई है। बस एक और काम कर लें कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कर लें। पॉजिटिव करने के लिए हम क्या कराएंगे, नेगेटिव साइन को कॉमन ले, खत्म करें। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, u du
प्लस का, सॉरी माइनस का, ये प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस का टी डी एस ब्रैकेट एम स्क्वायर प्लस का बीटा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी पी डिवाइडेड बाय 1 माइनस का एम स्क्वायर। आई होप यहां तक की बात क्लियर। उसके बाद माइनस का यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए 1 माइनस का एम स्क्वायर इनटू डी ए इज इक्वल टू 0। यहां जाकर स्टूडेंट हमने अपनी इस इक्वेशन को कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट। दिस इज अवर फाइनल इक्वेशन। अब हम इसको अप्लाई करेंगे किसके लिए, पाइप फ्लो के लिए अप्लाई करने जा रहा हूं, पाइप फ्लो के लिए। तो इसे नोट करें, उसके बाद फिर हम इसे पाइप फ्लो के लिए, उससे पहले एक और काम ये कर लेता हूं। यहां पे हमने कहीं भी डिफरेंशिएशन जो लगाई थी वो किसकी रिस्पेक्ट से ये नहीं बताया ना। हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। तो यहाँ पे इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू लेंथ लिख देता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमारे पास दो मेन इक्वेशन है, पहले ये नोट कर लें। एक वो इक्वेशन जिसमें टीडीएस था जो हमने पिछले भी पढ़ी, उस इक्वेशन को मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 6 का, और जो हमने यू की फॉर्म में इक्वेशन निकाली है उसे हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 7 का। क्लियर हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने विद रिस्पेक्ट टू लेंथ देखा, तो विद रिस्पेक्ट टू लेंथ किया तो ये हमारे पास पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड करवा दिया। तो ये हमारे पास दो मेन इक्वेशंस निकल के आ गई। अब वक्त आया है कि हम क्या करें, इनको अप्लाई करें। तो पहले हम इसको अप्लाई करेंगे पाइप पे, पाइप फ्लो पे, और उसके बाद फिर अप्लाई करेंगे नोजल पे, और इससे क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आएंगे उन्हें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पाइप फ्लो की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो वही वाली बात है, पाइप हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, उसमें एडियाबैटिक प्रोसेस होना चाहिए, सारी वही बातें जो हमने डेरिवेशन के आगाज में की थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जब पाइप फ्लो होगा तो याद रखिएगा कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। पाइप कभी एरिया कम नहीं करना चाहिए, कभी ज्यादा नहीं करना चाहिए, एक कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला पाइप होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो एरिया में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू लेंथ वो 0 हो जाएगा, क्योंकि अब लेंथ बढ़ने से देखिएगा जरा, लेंथ बढ़ने से पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं हो रहा, हर जगह सेम है। तो जिस वजह से चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू लेंथ 0 हो चुका है। चले भाई ये बात भी क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, सिंपल इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन दोनों इक्वेशन में जहां डीए ओवर डीए वाला, डीए ओवर डीएक्स वाली टर्म थी वो 0 हो जाएगी, तो ये पूरी 0 हो गई, बची सिर्फ ये प्लस की थी, वहां जाके माइनस की हुई। इसको अरेंज करेंगे डीपी ओवर डीएक्स के लिए, तो बन जाएगी ये वाली इक्वेशन। इसी तरीके से ये वाला पूरा फैक्टर, ये वाली जो पूरी टर्म है वो डी और डी एक्स वाली 0 हो गई, ये माइनस की थी वहां जाके प्लस की हो गई। आई होप यहां तक की बात क्लियर है। चले भाई, अब ये दो इक्वेशन हमें बता क्या रही है, सुनते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे ये हमारे पास प्रेशर की टर्म में, ये हमारे पास स्पीड की टर्म में या वेलोसिटी की टर्म में। इसको देख के हम अंदाजा लगाते हैं हो क्या रहा है। चले जरा देखिएगा स्टूडेंट, आपको पता है जब पाइप में फ्लो हो रहा होगा, पाइप में जब फ्लो हो रहा होगा, जरा देखिएगा यहां पर, तो यहां प्रेशर कुछ और होगा, यहां प्रेशर चेंज होगा, लाजमी बात है प्रेशर चेंज होता है। अब सुनिएगा हो क्या रहा है स्टूडेंट, जब हमारे पास पानी फ्लो करेगा, वाटर फ्लो करेगा, तो यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे हम मैक नंबर की जिक्र कर रहे हैं ना। तो मैक नंबर क्या था, मैंने आपको समझाया था, मैक नंबर इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द वेलोसिटी ऑफ द साउंड। सुनते जाइएगा बात, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब सर सुनिएगा, ये क्या है, मैक नंबर। अब मेरा सवाल ये है कि मैक नंबर 1 कब होगा, तो आप बोलेंगे मैक नंबर की वैल्यू 1 तब आएगी जब ये भी 1 हो और ये भी 1 हो, तो फिर वैल्यू क्या आएगी, सेम, मतलब 1 नहीं सेम हो, मतलब क्या है, V सेम हो जाए किसके, C के, ये दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो फिर वैल्यू क्या आएगी, फिर वैल्यू आएगी 1। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारा फ्लूइड सोनिक वेलोसिटी, सोनिक का मतलब क्या होगा, वो फ्लूइड जो स्पीड ऑफ साउंड से ट्रेवल करेगा उसे हम कहेंगे सोनिक। तो यहां पे हमारा जो फ्लूइड है वो स्पीड ऑफ साउंड से मूव करने लग जाएगा, तो फिर हम कहेंगे कि मैक नंबर 1 हो गया। और मैक नंबर 1 से हमें ये पता चल गया
कि हमारे फ्लूइड में क्या है, सोने का क्या, सोने की मतलब स्पीड आ गई। क्लियर है यहां तक की बात। अब सवाल ये है मैक नंबर 1 से कम कब होगा। हमें पता है वैल्यू 1 से कम कब आती है, जब प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन से मुराद डिनोमिनेटर ज्यादा हो और न्यूमरेटर कम हो। अगर हमारे पास फ्लूइड की वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड से कम है, स्पीड ऑफ साउंड से कम है, तो हमेशा याद रखिएगा वैल्यू हमेशा मैक नंबर की 1 से कम आएगी। और जब 1 से कम आएगी इसका मतलब सब सोनिक है। क्या है, सब सोनिक है। और अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा आने का मतलब क्या होगा कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो इस केस में हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड सुपरसोनिक। आई होप यहां तक की बात क्लियर है। अब ये पढ़ क्यों रहे हैं जरा सुनिएगा। अब आए जरा इनके रिजल्ट को एब्जॉर्ब मतलब समझते हैं। अगर हमारा फ्लूइड, सुनते जाइएगा, अगर हमारा फ्लूइड के लिए मैक नंबर हमने कैलकुलेट किया और मैक नंबर आया 1 से छोटा, 1 से छोटा, 1 से छोटा ही आता था, 1 से छोटा है, तो ये 1 से छोटा होगा। और 1 से छोटे नंबर का स्क्वायर करेंगे 1 से छोटा ही आएगा। अब जरा सुनिएगा, 1 में से जब आप 1 से छोटा नंबर माइनस करेंगे वैल्यू पॉजिटिव आएगी, वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और बाहर नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो गई, ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो गई। इसका मतलब dp ओवर dx डिक्रीज हो रहा है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, कम हो रहा है। अब सुनिएगा, इधर आ जाए जरा। फॉर द सेम केस, ये तो प्रेशर के लिए था। अब आ जरा स्पीड को देखते हैं, वेलोसिटी को देखते हैं। तो मैक नंबर अभी भी 1 से कम है, 1 से कम है, तो 1 से कम वाले नंबर को जब हम 1 से माइनस करेंगे आंसर पॉजिटिव आएगा। और बाहर तो यार कोई नेगेटिव साइन नहीं है। इसका मतलब जो चेंज इन स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ वो इंक्रीज कर रहा होगा। पॉजिटिव का मतलब क्या, इंक्रीज कर रहा होगा। एक ही वक्त में ये दोनों बातें हो रही हैं स्टूडेंट्स। इससे क्या रिजल्ट निकला, कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि जब प्रेशर बढ़ रहा था, प्रेशर कम हो रहा था तो वेलोसिटी बढ़ रही थी। तो यहां पे प्रेशर डिक्रीजेस एंड द वेलोसिटी इंक्रीजेस। और यही बात हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ी रखी है कि प्रेशर बढ़ता है तो वेलोसिटी कम होती है। आपको एक और बात बता दूं नॉलेज के लिए, कौन से प्रेशर की बात कर रही है? याद रखिएगा प्रेशर 2 तरह के होते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। एक प्रेशर तो ये होता है कि पानी जो फ्लो कर रहा है, आप उसके आगे अपने आप खड़े हो जाए तो आपको एक प्रेशर लगेगा। ये वो वाले प्रेशर की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है परपेंडिकुलर वाले प्रेशर की। गेज होता है गेज, वो वाले प्रेशर की बात कर रहा है कि जब फ्लूइड स्पीड में मूव करेगा तो यहां पे ऊपर फोर्स कम लगाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये वाले प्रेशर की बात कर रहे हैं यहां पर। क्लियर है? चले भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे दूसरा पॉइंट क्या है, इफ द वेलोसिटी वर टू एक्सीड सोनिक वैल्यू देन अबव इनइक्वालिटी इज रिवर्स। सिंपल सी बात है, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, m की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो गई तो 1 में से बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे आंसर नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस केस के अंदर प्रेशर पॉजिटिव हो जाएगा और वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो इससे यहां से कंक्लूजन क्या निकला, वही कंक्लूजन। अब यहां प्रेशर बढ़ रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है। पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी देखते हैं। यहां तक की बात क्लियर। और भी कुछ मेन पॉइंट्स है। आपको बुक नजर आ रही है, उसका ये पेज नजर आ रहा है, उसका ये आखिरी पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी पढ़िएगा। और एक और बात, सोनिक वेलोसिटी अचीव कब होती है? याद रखिएगा सोनिक वेलोसिटी। अगर आपके अभी हम नोजल पढ़ते हैं ना, उसमें मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा, इसके अंदर हम ज्यादा अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे हमें नोजल को पढ़ना पड़ेगा, वहां पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि सोनिक सुपरसोनिक कैसे होता है। तो जरा देखते हैं हम आगे। सो यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने नोजल आ चुका है। और नोजल आपको बता दूं कि नोजल इस्तेमाल क्यों करते हैं, या तो हमें फ्लो बढ़ाना होता है या हमें फ्लो कम करना होता है, तो हम वहाँ नोजल का इस्तेमाल करते हैं। तो 2 तरह के नोजल आपको नजर आएंगे, एक होता है कन्वर्जिंग और एक होता है डाइवर्जिंग। होता क्या, जल्दी से देख लेते हैं। याद रखिएगा इस केस में, नोजल के केस में कभी भी एरिया चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू लेंथ 0 नहीं होता। तो यहाँ क्या चीज 0 होगी, यहाँ पे अगर रिवर्सिबल फ्लो है
या आप नेट पर सर्च करिएगा, आपको पता चलेगा रिवर्सिबल फ्लो क्या होता है। इनफाइनाइटसिमली मतलब बहुत स्मॉल चेंज के लिए कंडीशन रिवर्स हो जाती है, तो फिर हम कहते हैं रिवर्सिबल फ्लो के लिए याद रखिएगा फ्रिक्शन हमारी खत्म हो जाएगी और ds ओवर dx मतलब चेंज इन एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू लेंथ जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे इस केस के अंदर इन दोनों इक्वेशन में ds ओवर ds x वाला फैक्टर दोनों में से कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों इक्वेशन को हम अरेंज कर लेंगे। इस इक्वेशन को dp ओवर dx के लिए अरेंज करेंगे, इसको अरेंज करेंगे du ओवर dx के लिए। हो गए अरेंज। अब जरा देखिएगा यहाँ पर, ये हमारे पास कहलाती है कन्वर्जिंग नोजल और ये कहलाती है डाइवर्जिंग नोजल। कन्वर्जिंग नोजल का एरिया विद रिस्पेक्ट टू लेंथ कम होता है और डाइवर्जिंग का विद रिस्पेक्ट टू लेंथ एरिया बढ़ता है। तो पहली बात सोनिक की बात करते हैं। सबसोनिक यहां पर होगा, जरा देखिएगा सबसोनिक यहां पर होगा। यहां फ्लूइड की वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड से कम होगी, स्पीड ऑफ साउंड से कम होगी। अब देखिए एरिया कम हो रहा है ना, तो पहली बात कन्वर्जिंग के केस में हमेशा याद रखिएगा dA ओवर dx चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू लेंथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, तो नेगेटिव साइन आएगा। अब आपको पता है एरिया कम होता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी है, एरिया कम होता है तो वेलोसिटी बढ़ती है। तो यहां पे dA ओवर dx सॉरी du ओवर dx वेलोसिटी में जो चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू लेंथ वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एरिया के कम होने की वजह से वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव। इससे भी साबित कर सकते हैं इस बात को, अभी प्रूफ भी करवाई थी मैंने आपको। अब आपको पता है जब हमारी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो फिर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू लेंथ क्या होगा, लाजमी है डिक्रीज होगा, क्योंकि एक वक्त में एक चीज इंक्रीज होती है, या प्रेशर या तो वेलोसिटी। चले भाई यह बात क्लियर हो गई। इन द केस ऑफ कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग के केस में देखेगा, डाइवर्जिंग के केस में याद रखिएगा चेंज इन लेंथ विद चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू लेंथ बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, तो पॉजिटिव हो गया। और एरिया बढ़ रहा है तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा, तो वेलोसिटी कम होगी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेंथ कम होगी, और जब वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर तो बढ़ेगा, पॉजिटिव होगा। चले भाई यहां तक की बात के लिए। अब सुपरसोनिक के केस में देखते हैं। चले भाई स्टूडेंट आइए आप सुपरसोनिक को जरा डिस्कस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ पे अभी तक हमने वो केस डिस्कस किया है जिसमें m की वैल्यू कम होगी, या हम कन्वर्जिंग लगाएंगे या तो डाइवर्जिंग लगाएंगे, सही है। उस जब m की वैल्यू कम होगी, याद रखिएगा जब हमने कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों लगाई थी, आप सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहां तक वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और इस पॉइंट पे जैसे ही आएगी तो इस पॉइंट पे हम कहते हैं कि यहां पे सोनिक वेलोसिटी अचीव हो जाती है। कौन सी वेलोसिटी अचीव हो जाती है, सोनिक वेलोसिटी अचीव हो जाती है। इसका मतलब ये कहलाता है थ्रॉट, और यहां प्रेशर सबसे ज्यादा मिनिमम होता है, और यहां पे वेलोसिटी सोनिक के बराबर होती है, मतलब स्पीड ऑफ साउंड के बराबर हो जाती है। अब हमें तो सुपरसोनिक चाहिए, क्योंकि अब हमारे केस है सुपरसोनिक का, सुनिएगा। तो अब हमें सुपरसोनिक चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसी के आगे एक डाइवर्जिंग नोजल लगाएंगे, ताकि अब हमें सोनिक से सुपरसोनिक बना दिया जाए। सुनते जाइएगा बात। अब सुपरसोनिक, इसके बाद हमने डाइवर्जिंग नोजल लगा के अब जो आगे जो होगा ना, अब आगे जाएगा, तो अब वेलोसिटी बढ़ेगी और बढ़ेगी, और m की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाएगी, तो अब सुपरसोनिक बन जाएगा। अब सुनिएगा, हमने कौन सी नोजल लगाई, डाइवर्जिंग, और जब डाइवर्जिंग नोजल लगाई तो वेलोसिटी इस पॉइंट के बाद बढ़ी या कम हुई, तो आप बोलेंगे सर वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी, तो यहां पे जब वेलोसिटी बढ़ी तो वेलोसिटी पॉजिटिव, सुनते जाइएगा। और चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू लेंथ वो भी बढ़ रहा है, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। और आपको पता है जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो प्रेशर लाजमी कम होगा, प्रेशर लाजमी रिड्यूस होगा। आगे इधर आ जाए कन्वर्जिंग। अब अगर यहां हमने डाइवर्जिंग लगाया होता और इधर कन्वर्जिंग लगाया होता तो फिर क्या होता, सुनिएगा। इधर कन्वर्जिंग लगाया होता, उल्टा क्यों, सोचने थोड़ी देर, होगा क्या, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। कन्वर्जिंग के अंदर हमेशा चेंज इन लेंथ के हिसाब से जो एरिया होता है वो हमेशा कम होता है। अब अगर कन्वर्जिंग लगाई जाती तो होता क्या, वेलोसिटी कम होती, वेलोसिटी बढ़ती नहीं, कभी भी कम होती,
और प्रेशर इंक्रीज होगा। चले भाई, यहां तक की बात क्लियर हो गई। ये सारी वो बातें जो मैंने आपको इसके मुतालिक बताई, यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी इंक्रीज करते 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 यहां तक पहुंची, अचीव हो गई सोनिक। उसके आगे हमने एक डाइवर्जिंग नोजल लगाई ताकि अब इसे सुपरसोनिक बनाया जाए। तो हमने प्रेशर को फर्दर और रिड्यूस किया, वेलोसिटी और इंक्रीज हुई, और वो तो पता ही आपको। तो यहां जाके हमने नोजल के टॉपिक को भी कवर कर लिया उसमें। आई होप कि ये टॉपिक आपको एकदम क्लियर होगा, डेरिवेशन भी क्लियर हो गई, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, कैसे साइन लगाए। हमने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया, सब कुछ कॉन्सेप्ट की बेस पे किया। तो आज की ये वीडियो मैं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। समझता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।